नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ के कार्यक्रम रंगनाद में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो एक चर्चित कवि हैं, कहानीकार हैं, आलोचक हैं और हमारे लिए सबसे बड़े नाटककार हैं। उनके अनगिनत कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, कहानी संग्रह, कई उपन्यास और नाटक प्रकाशित हो चुके हैं। तमाम साहित्यिक पुरस्कार से वो नवाजे गए हैं। तो आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं की एक कविता से करना चाहता हूं कि पहाड़ों की गुफाओं में भागते चले जाना अंधे घोड़ों की तरह, और शिलाखंडों पर समय की स्याही से लिख देना अपना पैगाम। शताब्दी के बाद या बिखेर देना रंगों के दरिया पेड़ की जड़ों में, या भर देना शून्य को हजार हजार सूरजों की लाली बन, या सोख लेना समुद्र का खारापन आचमन की मुद्रा में, और धरती की तहों में भर लेना एक अविजित एहसास, बहुत मामूली से लगने वाले पलों का, आदमियत की अविरल बहती परंपरा में खुद को पहचानने की कोशिश ही तो है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रताप सहगल जी का। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार विभांशु जी, बहुत सुंदर कविता और बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ी। बहुत पहले की कविता है ये मेरी। जी जी जी। और बस कविता का आप आनंद लीजिए, उसको अपने तरीके से समझिए, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, जरूरत भी नहीं है सर, क्योंकि मैंने तमाम कविताएं आपकी पढ़ी। अचानक पता नहीं इसका कौन सा सम्मोहन जागा, वो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इस कविता पे ही होता है कई कविताएं, कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो आपके दिल में कहीं गहरे बैठ जाती हैं और वो समय पर फिर सिर उठा लेते हैं। जैसे ही आप किसी स्थिति में होते हैं या किसी वक्त का जो सामना करते हैं या किसी ऐसी विरोधी स्थितियों का सामना करते हैं, तो बहुत सारी कविताएं ऐसी हैं जो सिर उठा लेती हैं। तो ये शायद आपके लिए उनमें से एक ये भी है। मैं खुशकिस्मत हूँ। नहीं, आपने तो अनगिनत ऐसी कविताएं लिखी हैं जो कि मैं गाहे बगाहे पढ़ता रहता हूँ और उससे बहुत अपने आप को प्रोत्साहित करता हूँ। तो सर, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जैसा कि आपका जन्म पश्चिमी पंजाब में हुआ, जो आज पाकिस्तान में है, वहां के बचपन की कोई याद आपको आज भी? मेरा 1945 का जन्म है और विभाजन हो गया 1947 में। तो आप समझ सकते हैं मेरी उम्र क्या थी। उस उम्र की कोई याद व्यक्ति को रहती नहीं है, मुझे भी नहीं है। मैं तो माँ बाप की गोद में था और गोद में ही उठा के वो मुझे इधर चले आए। उसके बाद जो मेरा बचपन है वो, पहले हम लोग थोड़ा अरसा अमृतसर में रहे, वहाँ के कैंप्स में रहे, जलंधर में रहे, वहाँ के कैंप्स में रहे। फिर उसके बाद हम लोग रोहतक चले आए। तो रोहतक जंग के बहुत सारे जो लोग हैं वो सेटल कर गए थे रोहतक में, और रोहतक के आसपास कुछ लोग दिल्ली चले आए। इस तरह से उस समूह में लोग आते थे। बहुत सारे लोग वहीं जलंधर में बस गए, वहां तो पूरी की पूरी आबादी है जंग प्रदेश की, और कुछ सहगलों की बस्ती भी है वहाँ। तो वो एक समय ऐसा था, उथल पुथल का समय था। तो रोहतक शायद उस समय हमारे पिता को कोई मुफीद जगह लगी होगी, या उनके कुछ सहयोगी, कुछ उनके सहकर्मी उनके साथ होंगे, तो उन्होंने वो रोहतक चुनना मुनासिब समझा। वो भी थे, और उनके साथ हमारे और जो उनके 3 भाई थे, यानी मेरे एक ताऊ और 2 चचा, वे भी दिल्ली, फिर वो तो दिल्ली आ गए थे, लेकिन हम लोग रोहतक, और फिर रोहतक के बाद हम लोग दिल्ली में आए। 1955 में हम लोग दिल्ली में आए। तो अगर मेरी कुछ स्मृतियां हैं तो रोहतक की स्मृतियां हैं, जंग की उसकी कोई स्मृतियां नहीं हैं। और रोहतक की स्मृतियां, एक तो जो बचपन भोगते हुए जीते हुए जो व्यक्ति की अपनी स्मृतियों में चीजें दाखिल होती हैं, और कुछ चीजें जो दाखिल होते हैं जो उसको परिवार से मिलती हैं, माता और पिता से मिलती हैं, आसपास के परिवेश से मिलती हैं, फिर स्कूल से मिलती हैं। तो जो माता पिता से मिली स्मृतियां सारी विभाजन की, त्रासदियों की, वो उन्हीं से मिली, उन्हीं से सुनी हुई। वो और बहुत दुखी रहते थे क्योंकि संघर्ष का दौर था, सब कुछ छोड़कर वहां आना पड़ा था। हम लोग जो कपड़े पहने हुए थे बस वही था।
उसके बाद कुछ नहीं। आजकल आप देख सकते हैं यूक्रेन के लोग जिस तरह से विस्थापित होकर पोलैंड में चले जा रहे हैं, रोमानिया में चले जा रहे हैं, उनका क्या हाल होगा। ये मुझे लगता है कि जो लोग स्वयं विस्थापित हुए हैं उनसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता। बहुत मुश्किल दौर से, और उस मुश्किल दौर से, संघर्ष के दौर से निकलकर हम लोग आए हैं और अपनी जिंदगी को जिया है, बनाया है, अपनी तरह से उसको ढालने की कोशिश की है। तो विभाषु जी, एक जो बचपन में जो सबसे बड़ी स्मृति मुझे याद आती है, जो मेरे माता पिता, एक तो उनको ये दुख था कि वो बहुत कुछ छोड़ आए। उन्होंने मैं उनका पहला बच्चा था, तो पहले बच्चे का जो शौक होता है, शौक में उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई थी मेरे लिए, और कुछ चांदी के बर्तन और कुछ चांदी के कुछ पालना और इस तरह की चीजें बनाई थी। अच्छे खाते पीते लोग थे, लेकिन वो सब छोड़ना पड़ता। उनको बड़ा दुख था कि हम ये सब चीजें बच्चे के लिए बनाई थी, वो भी छोड़ आए। नहीं, बहुत अच्छी बात, क्योंकि उस विस्थापन और विभाजन के उस दर्द में आपका बचपन जिस तरह से उन स्मृतियों में, माता पिता की उन स्मृतियों में जो छोड़ के आए थे, उसमें गुजरा। लेकिन वो दिन, वो उम्र का कौन सा हिस्सा था जब आपने पहली बार कलम को पकड़ा और पहली बार कोई कविता निकली होगी, या क्या पहली बार आपने लिखा क्या? पहली बार तो हमें पता ही नहीं था साहित्य क्या होता है। तो पिता आर्य समाजी थे, वो आर्य समाज ले जाया करते थे। हमारे लिए तो बस वही था, भजन गा लिए, हवन कर लिया, उनका प्रवचन सुन लिया। हमें लगता था बस यही जीवन है। लेकिन दिल्ली आने के बाद, दिल्ली जब मैं आया हूँ तो समझ लीजिए मेरी उम्र कोई 10 साल की थी। दिल्ली आने के बाद यहाँ, वहाँ तो अखबारों से रिश्ता ही नहीं था हमारा रोहतक में। वहाँ अखबार अगर उर्दू का, मेरे पिता उर्दू जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, और हम जो है हिंदी पढ़ रहे थे, हम उर्दू नहीं जानते थे, इसलिए वो अखबार भी नहीं जो वो पढ़ते थे, और वो भी इतवार को लेना, बाकी दिन तो चले जाते थे। इसलिए कोई वो बहुत परवरिश ऐसी मेरी नहीं हुई, साहित्यिक परिवार मेरा नहीं था। पिता को शौक था उर्दू गजलों का, वो काट काट के रखा करते थे, लेकिन वो मेरे लिए सब व्यर्थ थी। हाँ, कभी कभी कोई एक आध शेर सुना दिया करते थे, उनको अच्छा लगता था। आगे तो फिर और जैसे जैसे पढ़ते गए, अब देखिए जो भी बड़ा लेखक होगा वो आपको ये नहीं कहता कि आप, मैं जो कहता हूँ, जो हजार प्रसाद द्विवेदी का तो आप जानते हैं, वो लिखते हैं कि आप किसी से डरिए मत, ना शास्त्र से, ना धर्म से, ना इससे ना उससे, किसी से नहीं डरना आप अपनी। लेकिन इस मेधा को विकसित करने के लिए लिखना पढ़ना, लोगों को सुनना, जो पढ़े लिखने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले, उनको लगातार सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है। वो चलता रहा और इस तरह से अपने आप को मैं विकसित करता रहा। कितना कर नहीं, पाया हूँ ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन करता रहा। वो प्रक्रिया मेरी आज भी जारी है। नहीं, लेखन की शुरुआत जैसे कहते ना कि मतलब लेखन की कविता से शुरुआत में हुई कि बताया, कहानी कहानी से हुई। दिल्ली में आकर यहाँ नवभारत टाइम्स से मेरा पहला रिश्ता हुआ। तो नवभारत टाइम्स में बच्चों की वो चीजें पढ़ा करता था, बच्चों की कविताएं ये। तो मैंने भी ऐसे ही अपना बच्चों के लिए कोई कहानी लिखकर भेज दी। अब वो छप गई अब वो छप गई तो मुझे बड़ा उत्साह हुआ। हालांकि वो मेरी कोई नई कहानी ऐसी नहीं थी, लेकिन प्रचलित लोक कथा थी, उसको मैंने अपने शब्दों में डाल के दे दिया और वो छप गई। छप गई क्या तो उम्र रही होगी सर उस वक्त, तो उस वक्त? मेरी उम्र रही होगी कोई लगभग 12 साल की। अरे वाह, क्या बात है! तब तो एक अदम्य उत्साह पैदा हुआ तो होगा बहुत उत्साह प्रकाशित होने पैदा के हुआ। बाद। जी हाँ, जी जी। तो उसके बाद जब मैं 17 साल मेरी उम्र थी, तो मुझे पता नहीं रेडियो वालों ने कहाँ से ढूंढ लिया, तब मैं गीत लिखने लग गया था। 1962 में आप जानते हैं चीन ने हमला किया था हिंदुस्तान पर, तो बड़े हालात खराब यहाँ पर हो गए थे, और हम लोग उसके, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ। हम लोग वो खाइयाँ खुदी हुई थी, खाइयों में छुपते थे, ब्लैकआउट हो जाते थे। तो एक राष्ट्र प्रेम का जज्बा भी बहुत जगा उस समय। तो राष्ट्र प्रेम की कविताएं उस समय मेरे मन में बहुत जगी और वो लिखने लगा। तो रेडियो वालों ने मुझे कहाँ से ढूंढ लिया मुझे नहीं पता, गोविंद चातक थे उस समय। 17 साल की उम्र में मेरा पहला कविता पाठ 1962 में रेडियो पर हुआ। क्या बात, क्या बात। उसके बाद ये फिर जैसे होता है वो सिलसिला चल पड़ता है।
और पहली कहानी ही मेरी 1962 में, 1961 या 62 में फिर एक वीर अर्जुन निकलता था अखबार, उसमें छपी। ये मेरा रहा। पहले शुरुआत हुई बच्चों के लेखन से, फिर कहानी, उसके बाद 70 के बाद मैं फिर नाटक की ओर मुड़ा। कविता तो लिखने लगा था, लेकिन नाटक की ओर मैं 70 के बाद मुड़ा। और पहला नाटक जो है मेरा रूपांतर था, उसका पीटर शेफर के नाटक ब्लैक कॉमेडी का। वो उसके बाद फिर सिलसिला, फिर अपने मौलिक नाटक लिखने शुरू किए। ये विकास की यात्रा कोई आकस्मिक नहीं है कि कोई रातों रात इल्हाम हो गया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। ये इस प्रोसेस में चीजें आई हैं, और उस प्रोसेस में ही मैं अभी भी अपने आप को मानता हूँ कि उस प्रोसेस में हूँ, अभी भी प्रक्रिया में जब तक जिंदा हूँ। और जिस दिन लगेगा कि अब मैं कुछ और बात नई तरीके से नहीं कर सकता या कोई नई बात नहीं कर सकता, लिखना छोड़ दूंगा। तो कविता, कहानी, ये लिखते लिखते नाटक मतलब कैसे सूझा? क्योंकि नाटक को तो साहित्य भी लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन कैसे नाटक में कैसे पदार्पण हुआ? नाटक लिखने की इच्छा कैसे जागी? नाटक को जो साहित्य नहीं मान रहे, ये तो उनकी अज्ञानता है। अगर नाटक ही साहित्य नहीं है तो वो साहित्य क्या है? मूल विधा तो हमारी काव्य ही है। ये नाटक तो अलग हुआ बाद में। अगर आपको पूरी परंपरा का करें, सर्च करें, तो मूलतः तो नाटक श्रव्य काव्य है, तो सॉरी दृश्य काव्य है। दृश्य काव्य है। तो दृश्य काव्य को आप कहते हैं, जब काव्य है तो वो दृश्य हो गया और वो श्रव्य हो गया, तो साहित्य की विधाएं तो दोनों ही हैं। ये आधुनिक काल में असल में ये कुछ लोग ऐसे हैं साहित्य में जो नाटक के साथ परहेज करते हैं और वो संपादक भी बन जाते हैं। और जब वो संपादक बन जाते हैं तो नाटक को फिर बड़ी ऐसी निगाह से देखते हैं कि तो ये हमारे ये साहित्य की विधा नहीं है। ऐसा है नहीं। और इस बात के लिए तो मैं लड़ा भी हूँ, साहित्य अकादमी से भी लड़ा हूँ। और अब देखिएगा उनकी पत्रिका में फिर से नाटक को प्रतिष्ठा मिलने लगी है। अभी लेटेस्ट अंक में मेरा नाटक रामानुजन प्रकाशित हुआ है। तो ये इसके लिए तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लगातार लड़नी पड़ेगी कि अब कैसे आप कोई तर्क दीजिए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, आप तर्क दीजिए किस आधार पर आप कह सकते हैं कि नाटक साहित्य की विधा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण विधा है। अब ये आपका जो दूसरा हिस्सा था कि मैं नाटक की ओर कैसे मुड़ा, इसमें भी 1969 या 70 की बात है। मैंने जो एक बड़ा भव्य नाटक देखा था, दांतों की मौत, अलका जी के निर्देशन में हुआ था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में। उस नाटक ने मुझे बिल्कुल पागल कर दिया। इतना अच्छी प्रोडक्शन थी और वो मेरे लिए वो एक नई दुनिया खुल रही थी। वहां से मुझे लगा कि नाटक असली तो जो आपको जो विचारोत्तेजक जो चीजें मिलती हैं, जो आपके विचारों में उत्तेजना पैदा करें, जो आपको सोचने के लिए विवश करें, आपको अलग तरह से कुछ करने के लिए विवश करें, वो तो नाटक है। फिर उसके बाद मैंने नाटक देखना शुरू किए। मैं लगातार 3-4 साल नाटक देखता रहा, लिखा नहीं। उसके बाद मेरे एक दोस्त थे वेद ढींगरा, वो भी मेरे साथ हम जाया करते थे, मेरी व्यवस्था वही करते थे। मैं तब तक कॉलेज मैंने ज्वाइन कर लिया था 1970 में। तो मेरा इवनिंग कॉलेज था, इसलिए समय भी मुश्किल से निकालना पड़ता था कि वहाँ से छुट्टी लेना रोज कॉलेज से, ये भी संभव नहीं था। लेकिन हम लोग कोशिश करते कि शनिवार इतवार को या जो ऑफ डे होता है उस दिन वो नाटक देखे जाएं, होते रहते थे। तो इस तरह से वो नाटक देखने का सिलसिला शुरू हुआ। और देखते 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 तो मुझे अब लगा कि नाउ आई शुड अटेम्प्ट। तब पढ़े भी बहुत सारे। तब मैंने ब्लैक कॉमेडी एक नाटक है वो चुना और उसका रूपांतर किया। और वो रूपांतर होते ही मंचन हो गया उसका। रवि वासवानी ने उसका मंचन भी कर दिया। तो फिर मेरा और उत्साह बढ़ गया और ऐसे धीरे धीरे वो सिलसिला। उसके बाद वो नाटक बहुत लोगों ने मंचित किया, राजा बुंदेला ने, कि बहुत लोगों ने मंचित किया। वो होता रहा। जब आपने ये नाट्य लेखन की शुरुआत की, उस समय हिंदी रंगमंच की स्थिति क्या थी?
मैं हिंदी खासकर रंग दिल्ली हाँ रंगमंच की हाँ, अगर बात करूं तो। हिंदी रंगमंच अपनी अभी एक शक्ल ले रहा था, क्योंकि 1900 ये नाट्य विद्यालय बनने के बाद जो टीमें निकलनी शुरू हुई वहां से, अभी वो भी संघर्ष कर रहे थे। आप जानते हैं विद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, चाहे वो भारतेंदु नाट्य अकादमी हो या अपना विद्यालय हो या भोपाल का हो, यहाँ फंडिंग होती है, पैसा मिल जाता है, प्रोडक्शन के लिए एक आपको पैसा मिलता है, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में तो अच्छा पैसा मिलता है, और वहाँ खुली छूट थी उस समय। आज तो वो हालात नहीं है, उस समय खुली छूट थी, और नए नए प्रयोग लोग करते थे, उसके लिए उनको पैसा मिलता था। लेकिन जब वही लोग विद्यालय से बाहर आ जाते थे तो वो पैसा तो नहीं मिलता, अब क्या करें। वहां से उनकी संघर्ष की यात्रा शुरू होती है। अब देखिए उन बहुत से लोगों ने वो फिर नुक्कड़ नाटक करने शुरू कर दिए, क्योंकि नुक्कड़ नाटकों में खर्चा कम है, उसमें आप फिजिकल थिएटर भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो फिजिकल थिएटर के सहारे आप जल्दी मैसेज भी दे सकते हैं, और आपको कोई जो प्रॉप्स वगैरह तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और जल्दी जल्दी से आप जगह बदल सकते हैं, कहीं भी जाके कर, बहुत लचीला होता है। तो इस तरह से उन्होंने नुक्कड़ नाटक, ये नुक्कड़ नाटक का विकास दरअसल हुआ इसीलिए, एक तो कारण राजनीतिक रहा है, दूसरा कारण ये भी रहा है कि क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं थी बाहर आकर, तो उन्होंने एक ये रास्ता चुना, और इस तरह के नाटक खेलने को फिर जो वहाँ जो यथार्थवादी जो रंग व्यवस्था है, जो मंच व्यवस्था है, उसकी जगह प्रतीकात्मक रंग व्यवस्था जो है, रंगमंच व्यवस्था, वो लेने लगी। तो प्रतीकात्मक तरीके से सेट डिजाइनिंग होने लगी, बिल्ड सिंबॉलिक, खाली मंच पर नाटक होने लगे। और उस समय ऑडिटोरियम का खर्चा भी इतना नहीं था। मैं दिल्ली में तो श्रीराम सेंटर में बेसमेंट हुआ करता था, बहुत सस्ता, 500 700 हज़ार रुपये में मिल जाता था, और वहाँ पर 150 200 लोग बैठ के नाटक देख लिया करते थे। लेकिन वो बाद में बंद हो गया। अब जो बहुत बड़े हॉल थे, उनके किराए ज्यादा थे, तब भी उनके संघर्षशील संस्थाओं के हिसाब से तो बहुत सारी संस्थाएं बननी शुरू हो गई। उसमें आप जानते हैं देशांतर तो पहले थी, और उसके बाद ये जितने भी लोग निकले, सब ने अपनी अपनी संस्थाएं बना ली। किसी ने प्रयोग बनाए, किसी ने संभव बनाई, किसी ने अभिनय भारती बनाई, किसी ने कुछ बनाई, किसी ने, तो बहुत सारी संस्थाएं, एक्ट 1 बनाई, बहुत सारी संस्थाएं आ गई, और उन्होंने नाटक, तो एक अपने रंग कर्म की खोज में वो लोग जुटे हुए थे। उससे एक रंग आंदोलन चलने लगा। फिर एक उनको ये भी था कि कुछ लोग अपने इलाकों में लौट गए, जैसे रतन थियम लौट गए, ऐसे कुछ और बाद में भी लोग, नीरज कुंदेर हैं जैसे, वो अपने इलाके में कर रहे हैं। इवन हबीब ने भी अपने इलाके में ही जाकर अपने रंग कर्म को एक तरह से उसका पुनर्निर्माण किया छत्तीसगढ़ी में, और पुनराविष्कार किया उसका। तो इस तरह से विविध तरह से रंग कर्म जो है फैलने लगा। और एक जो बहुत आरोप लगाया जाता था कि ये सारा जो रंग कर्म है वो पश्चिमोन्मुखी हो गया उनके, क्योंकि उनको समझ नहीं थी अलका जी को, जबकि ये बात सही नहीं है। अंधायुग करने वाले वो, आषाढ़ का एक दिन करने वाले वो, जिन्होंने हिंदी के इतने अच्छे अच्छे नाटकों को प्रतिष्ठित किया, लेकिन उनका झुकाव उधर जरूर था। पर उससे आप ये देखिए लाभ हुआ, उससे जो है वातायन खुले, जो फ्रांसीसी थिएटर कैसा है, इतालवी थिएटर कैसा है, रोमन थिएटर क्या था, वगैरह वगैरह, उन सब से सामना हुआ, उन सब से रिश्ता जुड़ा, तो उससे एक विकास की धारा बहुमुखी हुई, और उस तेज भी हुई। तो उस समय जो रंगमंच हो रहा था, अधिकतर लोग वही जाते थे, इनवाइट किया जाता था, और वो कार्ड वार्ड मिल जाते थे। आज भी वो कार्ड वाला सिस्टम है, तो टिकट तो बहुत कम ही बिका करते थे, और उनको कोई टिकट का था भी नहीं कि टिकट बिके ना बिके, थोड़े बहुत बिक जाए ना बिक, क्यों, उनको तो नाटक करने थे। और वो एक रंग आंदोलन स्वरूप लेने लगा,
कुछ दिल्ली में, कुछ कलकत्ता में, कुछ मुंबई में, तो बड़े शहरों में वो हुआ। लेकिन सर मैं ये सिर्फ वो जानना चाहूंगा कि उस दरमियान, क्योंकि आप भी प्रबुद्ध हो रहे थे नाटकों को लेकर, दर्शक किस तरह के आ रहे थे नाटकों में? दर्शक की क्या विविधता थी? दर्शक अधिकतर प्रबुद्ध दर्शक ही आता था, यानी जो रंग कर्म से, रंगमंच से जुड़ा हुआ जो है किसी ना किसी रूप में, अधिकतर दर्शक वही होता था। और धीरे धीरे ये फैला, जो जो साहित्य कला परिषद ने उनका रंगमंडल बना, और उन्होंने जब करना शुरू किया, फिर उन्होंने वो तो गली मोहल्लों तक पहुंचे, जो छोटे छोटे ऑडिटोरियम्स में करना शुरू किया, तो वहां जो आम लोग थे वो जुड़ने लगे। लेकिन उन आम लोगों का भी अभी रंग संस्कार नहीं बन पाया। जो रंग संस्कार बनना चाहिए हिंदी समाज में, वो आज भी अनुपस्थित। दुख की बात ये है। और अगर थोड़ा बहुत होता है तो वो उस जो जिस इलाके से जो आता है, उस इलाके से जुड़ी हुई कोई रंग शैली होती है, या उस इलाके से जुड़ी हुई कोई कथा होती है, तो उसमें तो उसकी रुचि हो जाती है। लेकिन एक रंग कर्म होल, ऐसे होल जैसे पूरे के भारतीय रंगमंच के रूप में उसको स्वरूप देकर देखा जाए, ऐसी व्यवस्था हिंदी रंगमंच में अभी भी नहीं है। तो नहीं हो पाई सर, नहीं है ये बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, लेकिन उसका स्वरूप मतलब इतने सालों से हिंदी रंगकर्म चल रहा है, प्रयोग भी हो रहे हैं, विविधता भी है, नई नई शैलियों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हम उसको उस तरह का व्यापक स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पाए हैं? उसका कारण लगता है कि ये फाइनेंशियली वायबल नहीं बन सका रंगमंच। फाइनेंशियली वायबल बनता अगर, यानी इससे रोजी रोटी मिलनी शुरू हो जाती रंग कर्मियों को, तो सस्टेन करते। क्योंकि वो रोजी रोटी मिलती नहीं थी, एक शौकिया रंगमंच होता रहा अपना ये भूख मिटाने के लिए, कि जो एक मानसिक एक कला की जो भूख थी, कलात्मक भूख थी, उसको शांत करने के लिए। फिर और जब और दरवाजे खुल गए, टीवी का दरवाजा खुल गया, फिल्मों का दरवाजे खुल गए, तो फिर वहाँ पैसा भी था, ग्लैमर भी था, और कलात्मक भूख वहाँ भी होता है, कहीं ना कहीं तो होती है, हर जगह नहीं होती, तो कुछ तो कहीं तो होती है। तो उनको वहाँ ज्यादा, लेकिन कुछ लोग जुड़े रहे, ऐसे लोग कम हैं जो दोनों तरफ जुड़े रहे, लेकिन जुड़े रहे, और कुछ लोग सिर्फ वहीं के गए तो वहीं के होके रह गए। अच्छा सर, जब आप नाटक लिखते हैं तो आपके सामने क्या कोई दर्शक, कोई संस्था या कोई निर्देशक, उनकी उपस्थिति होती है दिमाग में? नहीं, मेरे सामने उपस्थिति विषय की होती है। मेरे सामने उपस्थिति होती है कि मुझे कहना क्या है, और मैं उसको अपने तरीके से एक नाटक के रूप में बुनता हूँ। और कोई खास किसी मंच को लेकर ये होगा कि इस मंच पर होगा, नहीं, किसी भी मंच पर हो, ये तो करने वालों का सर दर्द है कि वो उसको किस रूप में ढालते हैं, किस तरह से उसकी व्यवस्था करते हैं, किस तरह से मंच डिजाइनिंग करते हैं या प्रकाश व्यवस्था करते हैं, ये सब उनका सिर दर्द है। मेरे दिमाग में ना मंच होता है, ना कोई विशिष्ट दर्शक होता है, ना कोई और कोई मेरे मन में अगर होता है तो केवल यही होता है कि मुझे कहना क्या है, और उस जो कि मुझे जो कहना है, मुझे उसको एक नाटक के तरीके और नाटक के सलीके से कहना। यानी वो नाटक बने, वो कहानी ना बने, उपन्यास ना बने, कविता के करीब भरे ही हो। कि मैं मानता हूँ कि कविता में जिस तरह का प्रिसीशन की जरूरत है, उसी तरह की प्रिसीशन की जरूरत नाटक में भी। नाटक में अगर आप शब्द बहुलता लाते हैं तो आप अभिनय की स्पेस कम कर रहे हैं, और अगर आप शब्दों को प्रिसाइजली इस्तेमाल करते हैं तो आप अभिनेता को स्पेस दे रहे हैं, अभिनय की स्पेस दे रहे हैं। तो नाटक तो मंच पर जाना है ना, और जब मंच पर जाना है, अगर अभिनेता के पास कोई स्पेस ही नहीं है, तो वो सिर्फ वाचन थोड़ी करेगा। फिर तो उपन्यास का वाचन कर दो, कहानी का वाचन कर दो, कुछ भी कर दो, उसमें सब कुछ होता है, बताया जाता है। तो नाटक का जो बंधान है
वो तो है ही इसी तरीके से कि वो संवादों के जरिए ही चीजें खुलती हैं, और बहुत जो कुछ कहा जाता है और बहुत कुछ जो नहीं कहा जाता वो अभिनेता उसको उसकी पूर्ति करता है। लेकिन सर, ज्यादातर हिंदी नाटकों में मैंने देखा है कि लोगों के नाटकों में शब्दों की इतनी बहुलता होती है, और वो शब्द किसी तरह ना कोई बिंब प्रस्तुत करते हैं, ना किसी तरह की संवेदना, ना कोई अर्थवत्ता होती है। एक तरह का लंबा संभाषण सा पैदा हो जाता है। तो क्या कहेंगे आपकी? ये वो लोग हैं जो सीधे सीधे रंग कर्म से जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन नाटक लिखने का शौक है कि नाटक लिखना है, और वो नाटक को ये समझते हैं कि संवादों का ढांचा खड़ा कर देना नाटक लिखना, जबकि संवादों का ढांचा खड़ा करना नाटक लिखना नहीं। क्योंकि नाटक के संवाद जिस तरह से रखे जाते हैं, वो क्या उसमें अगर नाट्य गति नहीं, अगर नाटक का व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा है जिसको आप संभाषण, वो तो संभाषण बन के रह जाता है और बोर हो जाता है। जो दर्शक भी देखना चाहता है वो घटित होते हुए देखना चाहता है, वो आपका भाषण सुनने नहीं आया, वो घटित होते होते और घटनाओं में से जो अगर स्थितियां निकलती हैं तो उसमें कई बार लंबे संवादों की जरूरत भी होती है, जहां आप चरित्र के अंतर्मन को खोलते हैं। तो अंतर्मन को खोलने के लिए कई बार, या दूसरे चरित्र के बारे में उसके मन को खोलने के लिए कई बार जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप पूरे ही ऐसा कि बोले चले जा रहे हैं और दूसरा खड़ा हुआ और कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं, उसको स्पेस ही नहीं मिल रही है, तो वो तो नाटक नहीं है। ये असल में उन लोगों की प्रॉब्लम है जो लोग नाटक से जुड़ जाते हैं, जो लेखक जुड़ जाते हैं और लगातार देखते हैं, ना केवल देखते हैं बल्कि किसी रंग मंडली के साथ भी उनका जुड़ाव होता है और उनकी रिहर्सल्स में जाते हैं, संवाद करते हैं, जो निर्देशक है उसके साथ संवाद करते हैं। क्योंकि ये जो सामूहिक लिखता, मुझे लिखना वही है एक लेखक के रूप में जो मेरे मन में है, लेकिन उसको कैसे लिखना है इसमें जो ये पूरा प्रोसेस है, बैठने का, जाकर गप लगाने का, उनसे बात करने का, ये मदद करता है। और जब आप उसके बाद रीडिंग करते हैं, और रीडिंग करते करते बहुत सारी चीजें फिर स्पष्ट होने लगती हैं। कई बार आपको लगता है कि ये फालतू आ रहा है, लेकिन ये तभी लगेगा जब आप खुद जुड़े हुए हैं। अगर आपको शब्दों के प्रति, लिखे हुए के प्रति किसी लेखक को मोह होता है इतना, अगर ये मोह बड़ा अतिरिक्त मोह है, तो वो एक शब्द बदलने को तैयार नहीं होगा। मैं ये मानता हूं कि कोई जो शब्द की सत्ता है क्रिएटिव प्रोसेस में अंतिम नहीं है। एक सृजनात्मक प्रक्रिया में शब्द भी बदले जा सकते हैं। सृजनात्मक प्रक्रिया भी, जो सृजनात्मक तरीका है, उसमें भी जैसे जैसे चीजें ग्रो करती हैं, कई बार हम खुद ही महसूस करने लगते हैं कि नहीं, इसको इस तरह से भी कहा जा सकता है या इसको हटाया भी जा सकता है। लेकिन ये समझ तभी विकसित होती है जब जो नहीं जुड़े हुए उनकी मैं बात नहीं करता, वो उनको, वो आप ठीक कह रहे हैं, वो ऐसे ही बड़े दुराग्रही किस्म के लेखक हो जाते हैं, और या फिर उनको यही है कि आप करिए अपना, और ऐसे हो रहे हैं। ये दोनों तरफ है। कई बार जो निर्देशक है, कई बार वो भी नहीं समझ पाता, कई बार वो भी लेखक का पक्ष जो है वो ठीक से समझ नहीं पाता। तो अगर संवाद रहे तो बहुत अच्छा है। अगर लेखक उपस्थित है, मौजूद है, वो है ही नहीं, फिर तो आप उसकी रचना के साथ जो चाहे कीजिए। सर, जब पहली बार आपके नाटक की प्रस्तुति मंच पर हुई, जब आपने खुद बैठ के दर्शक दीर्घा में अपने नाटक को सामने मंचित होते देखा, उस समय की क्या प्रतिक्रिया थी, क्या अनुभव रहा? वो नाटक कौन सा था? असल में ये जो अंधेरे में की बात कर रहा हूँ, अब देखिए संयोग ये, अब ये निर्देशकों की कोताही है ना, कि जो रवि ने किया वो नाटक, रवि वासवानी ने, उन्होंने ना तो मुझसे परमिशन ली, ना उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और बाद में मुझे पता लगा कि वो नाटक मंचित हो गया सेंट स्टीफन कॉलेज के, जो सेंट स्टीफन कॉलेज ये के तो जो बहुत बड़ी रंगमंडली, त्रासदी है हिंदी रंगमंच में एक नाटककार की। तो अब ऐसी स्थिति में क्या कहें। और उसके बाद जो मेरा एक मौत क्यों रात भर नहीं आती, वो नाटक मंचित हुआ। वो नाटिका नाम की एक संस्था थी जो वेद ढींगरा चलाते थे,
तो उन्होंने वो मंचित किया था, वो मुझे देखा, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बात बन नहीं रही, यानी एक जो स्तर होना चाहिए वो नहीं स्तर। उसके बाद और जो मेरे नाटक असल में जो जिसको मैं कहता हूँ एक लिफ्ट होना, एक लेखक का, एक नाटककार का लिफ्ट होना, वो लिफ्ट अन्वेषक से मिली। जो अन्वेषक नाटक मेरा आया उससे मुझे बहुत लिफ्ट मिली, और 1992 में आया था। 1992 में आया, वो हुआ वहां पर पूर्णिया में, अखिलेश लड़का उसने किया, लेकिन मैं वहां देखने नहीं जा सकता था। उन्होंने मुझे कटिंग्स वगैरह कुछ भेजी, कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, वो नहीं देखा, नहीं देख पाया। उसके बाद जब दिल्ली में किया 2002 में या 3 में, सतीश आनंद ने अन्वेषक यहाँ दिल्ली में किया, श्रीराम सेंटर में, वो देख पाया मैं, और उससे और दर्शकों के बीच में बैठ के ही देखा। और जो दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, उस समय क्या होता है, स्तब्धता होती है, एकदम लोग खामोश होते हैं, सोच रहे होते हैं। अगर वो सोच रहे हैं और खामोश हैं, इसका मतलब कहीं असर हो रहा है। अगर वो बीच में संवाद कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो नाटक बांध नहीं रहा है। क्योंकि नाटक जब बांध लेता है तो आप एकदम मूक हो जाते हैं, और अंत तक आते आते आप कई बार इतने स्तब्ध हो जाते हैं कि आपका मन बात करने का भी मन नहीं करता। आप हॉल से बाहर निकलते हैं और सीधे घर चले जाते हैं कुछ सोचते हुए, और या फिर कोई दोस्त मिल जाए तो उससे संवाद कर लेते हैं। तो अन्वेषक जो देखा, उससे मुझे बड़ी प्रतिक्रियाएं मिली। वो हिंदी के बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े लेखकों ने देखा, उर्दू के लेखकों ने देखा, समीक्षकों ने देखा, और अगले दिन मतलब अखबारों में, जनसत्ता में, नवभारत टाइम्स में, और हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, जगह जगह उसके जो रिव्यूज छपे। और मैं तो किसी को जानता भी नहीं था। तो उसके बाद मुझे उन लोगों की पहचान होने लगी, चाहे वो रमेश चंद्र हो, चाहे वो संगम पांडे हो, और तब वो लगा कि हाँ, अब कुछ बात बन रही है। और अब जब बात बन रही हो तो आदमी फिर थोड़ा और गंभीर हो जाता है, थोड़ा और सोचता है कि अब लिखना है तो बहुत सोच समझ के लिखना है, यानी अब जो ये लिखा है इससे आगे की चीज होनी चाहिए, इससे बेहतर चीज होनी चाहिए। उसके बाद अनुवाद भी किए मैंने कुछ नाटकों के, और नाटक भी आए हैं मेरे, लेकिन उससे मुझे शोहरत ज्यादा मिली। सर, आपके नाटक लिखने की प्रक्रिया क्या है? क्या प्रोसेस क्या है? किस तरह से आप नाटक लिखते हैं? इस पर मैंने एक बड़ा लंबा लेख लिखा है, अगर उसको पढ़ लें, क्योंकि वो अब सब कहने लगे हो तो ये पूरा एक अलग विषय है। नहीं, एक हाँ संक्षिप्त हाँ में, कि मतलब हाँ एक हाँ। जैसे जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा लाभ मिले। देखिए, अब लोग कहते हैं कि विषय विधा को चुनता है। मैं कहता हूं कि जो विधा है वो विषय का चुनाव करते हैं। विधाएं हमारे पास हैं, अब विधाओं की समझ आ गई। अब वो कौन सा विषय किस विधा में कहना है, अब ये ऑप्शन हमारे पास है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि विषय मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और उस सब्जेक्ट के माध्यम से मुझे कहना क्या है। तो मैं ज्यादातर ऐसे इलाकों में जाता हूं जिस पर लोगों ने ना लिखा हो, और उसको इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा हूं जिस तरीके से ना कहा गया हो। जैसे अन्वेषक में आर्यभट्ट का समय है, आर्य, उस पर कोई नाटक अवेलेबल नहीं था। उसके बाद मैंने एक नाटक रामानुजन पर लिखा। अब रामानुजन मैथमेटिशियन हमारे, उस पर क्या नाटक लिखेंगे, लेकिन लिखा मैंने। और उसमें जो राष्ट्रीयता का जो विमर्श है, राष्ट्रवाद का विमर्श, वो खड़ा किया है उसमें। अन्वेषक में तो बहुत सारे विमर्श हैं, तो राष्ट्रवाद का विमर्श क्या है, अब उस वो नाटक पढ़ने से ही पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और अभी जो बुल्ले शाह मैंने किया, ये बुल्ले शाह मेरा अभी नया नाटक आया है ये। तो ये अभी वाणी प्रकाशन से छपा है। अब बुल्ले शाह पर हिंदी में कोई नाटक नहीं है। पंजाबी में 2-3 प्ले हैं, लेकिन हिंदी में कोई नाटक नहीं है। और ये हैं पंजाब के पोइट, सूफी कवि हैं, तो उनको बुल्ले शाह को
मैंने अलग तरीके से अन्वेषित करने का कोशिश किया। तो वो अजब तरह के थे। तो सारे उनका जो जो कंट्राडिक्शंस, इनर कंट्राडिक्शंस होते हैं हर व्यक्ति में, कवि में भी होते हैं, लेखक में भी होते हैं, तो वो जो कंट्राडिक्शंस हैं वो निकल कर आने चाहिए। वो जब तक नहीं आएंगे अब नाटक नहीं बनेगा, या उनकी और जो जो लड़ाइयाँ हैं वो नाटक नहीं बनेगा। इसी तरह से अभी ये 3 गुमशुदा लोग मेरा नया नाटक आया है, ये इसमें मेरी 3 कहानियों का मैंने अपने तरीके से, कहानियां उस रूप में नहीं है लेकिन कहानियां हैं भी और नहीं भी, तो एक नया प्रयोग किया है, नाट्य कथा प्रयोग। इस तरह से अभी अभी मेरे ये बच्चों के लिए एक नए नाटक की किताब आई है, ये प्रकाशन विभाग से। इसमें 6 नाटक हैं, ये बच्चों के लिए है। अलग अलग तरीके से यही सोचता रहता हूँ। आजकल जैसे मैं अब करतार सिंह सराभा पर काम कर रहा हूँ। करतार सिंह सराभा पर कोई नाटक नहीं है, तो उस पर मैं एक एकल नाटक लिखने का। सुश्रुत पर कोई प्ले नहीं है। सुश्रुत पर मैं बहुत काम कर चुका हूँ, लेकिन अभी वो उसका स्वरूप नहीं बन पा रहा, एक नाटक का स्वरूप नहीं बन पा रहा, इसलिए सोचता रहता हूँ। इसी तरह से जो एक हमारे वैष्णव कवि हुए हैं यहाँ के, शंकर देव, असम के ये आसान थे। शंकर देव, हाँ, उन पर मैंने काफी अध्ययन किया, और कि वो किस तरह से उन्होंने एकीकृत किया, और वहाँ असम में और शाक्तों और शैवों की लड़ाइयों को किस तरह से संभाला, एक वैष्णव धारा का संचार करके। इस तरह से मेरा ये विविध रहता है, और अप्रोच यही रहती है कि जो अपनी जो जड़ें हैं उनको सही तरीके से समझा जाए, उनको सही तरीके से व्याख्यायित किया जाए। और ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये इस तरह से मेरी सोच नहीं है, मैं इस तरह से सोच नहीं सकता। एक लेखक की तरह से सोचता हूँ, एक मनुष्य को समझने की कोशिश करता हूँ, और उस मनुष्य के निर्माण में भले ही उसके धर्म की भूमिका होती है, उसके सांस्कृतिक अवदान होते हैं, लेकिन वो मनुष्य भी होता है। वो कई बार उनका अतिक्रमण करके भी आगे चलता है, और वो मनुष्यता को ऊपर रखता है। तो ये जो अतिक्रमण करना है, हमें तो उन चीजों को पकड़ना है। कलाएं इसलिए नहीं है कि आप जो भद्दी चीजें हैं, खराब चीजें हैं, आप उनको प्रमोट करें। कलाएं इसलिए हैं कि जो कहीं अच्छा है, मनुष्यता बची हुई है, आप उसको उभारें अपनी दी गई परिस्थितियों में। तो ये मेरा एक अप्रोच रहती है लिखने की। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात सर, कि आप जिस मतलब हर नाटक के पीछे आपका एक मंतव्य है, एक मनुष्यता की बात करना चाह रहे हैं आप, जो अपने समाज से, वही तो सर्वोपरि है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, और ऐसे ऐसे चरित्रों को सामने ला रहे हैं जिनके बारे में लोग अनभिज्ञ हैं या बहुत कम पता है, और वो नए होंगे हमारे, और मौलिक नाटक हैं जो हिंदी के लिए बहुत बड़ी देन होगी। सर, हिंदी नाटकों में समीक्षा की क्या स्थिति है बहुत आज? कोई खराब। बहुत खराब। क्या उस गहराई से लोग समीक्षा कर पा रहे हैं? ये दो है ना, एक तो हिंदी नाटक की समीक्षा और एक हिंदी नाटक के मंचन की समीक्षा। ये दोनों ही हाँ, दोनों अलग कहीं ना अलग कहीं। हैं। जी। हाँ हाँ, क्योंकि जब नाटक मंचित होता है तो उसको, उसकी समीक्षा करने का तरीका बदल जाता है। और जब नाटक आपके सामने केवल एक पुस्तक के रूप में है तो उसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तब आप उसमें संभावनाएं तलाशते हैं, उसके मंचन की संभावनाएं तलाश के आप उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन जब वो मंचित रूप उसका सामने आता है, तो जो रूप सामने आया है, तब आप उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं। मुश्किल ये है कि बहुत सारे जो समीक्षक हैं, वो जो मंचित हुआ है उसी को नाटक मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। जो नाटक है, जो अगर प्रकाशित है, तो प्रकाशित रूप कह रहा हूँ, और जो मंचित रूप है, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़े फर्क आपको मिलेंगे। तो पहले तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है, और समीक्षक पढ़ते नहीं है। दूसरा, बहुत सारे जो समीक्षक, अगर आप रंग मंच की समीक्षा कर रहे हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो
प्रकाश व्यवस्था का भी होना चाहिए, मंच डिजाइनिंग का भी होना चाहिए, अभिनय की शैलियों का भी होना चाहिए, संगीत का भी होना चाहिए, कास्ट्यूम का भी होना चाहिए। अगर ये थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपके पास, ये तो आप नहीं कि विशेषज्ञ बन जाइए उनके, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो रखना चाहिए। और उस दृष्टि से अगर आप मूल्यांकन करने लगेंगे तो उसका कुछ मूल्यांकन, वहां मूल्यांकन क्या होता है, वो नाटक की कथा बता दी जाती है। नाटक की कथा वो तो फिर बिना मंचन के और ना मंचन के कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब उसकी पढ़ के भी समीक्षा करेंगे तो वैसे ही करेंगे। उसका कथा बताना अलग बात है, लेकिन उसकी वस्तु बताना अलग बात। लेकिन कथा तक रुक जाते हैं, आप उसकी वस्तु पर केंद्रित कीजिए। उसकी वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, कहना क्या चाहता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वो बहस तलब चीजें होती हैं, ये कम है जरा। और पुस्तक के रूप में फिर भी चर्चा लोग कर लेते हैं, लेकिन मंचन का तो बहुत ही खराब है। मंचन की मंचन की जो समीक्षाएं होती हैं, बहुत कम समीक्षाएं हैं जो जिनको हम कह सकते हैं अच्छी समीक्षाएं। तो अभी तो स्थिति बहुत है, और अब तो बंद हो गई, हिंदी में अखबारों में बंद हो गई, अंग्रेजी अखबारों में बंद हो गई, अब समीक्षा होती कहाँ है। बिल्कुल सही बात है। और कभी एक दौर था कि लोग थे, ऐसे प्रबुद्ध समीक्षक भी थे, लेकिन आज तो ऐसे लोग भी नहीं हैं जो कि उस गहराई से किसी नाटक का आकलन कर सके। जुड़े रहते थे, रमेश चंद्र जैसे जुड़े रहते थे, जी संस्थाओं जी। से जुड़े रहते थे, हाँ लोगों हाँ, से जुड़े रहते थे। नेमीचंद जैन जी थे, कविता निमितन नागपाल जैन, थी, ऐसे तमाम निमितन लोग थे। जैन, यस। अंकुर हैं अभी, लेकिन अब समीक्षाएं करना बंद कर दिया बंद उन्होंने। कर दिया। जी जी। तो सर, आपने इतने नाटक देखे, इतने नाटक लिखे, लोगों दूसरों को भी देखा, उनके शैली को जाना, तमाम निर्देशकों से भी मिले होंगे आप। कभी ऐसा मन चाहा कि मैं अपने इस नाटक का निर्देशन भी करूं, या चाहत है, कभी इच्छा जागती है? हाँ हाँ हाँ, जरूर मन करता है, मन करता है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। हिम्मत इसलिए नहीं पड़ती कि जितनी एनर्जी चाहिए इस काम के लिए, शायद अब वो उतनी एनर्जी मुझ में रही नहीं। तो वो लेखन एनर्जी सारी लेखन में, पढ़ने में चली जाती है, और या संवाद करने में चली जाती है। क्योंकि निर्देशन का मतलब तो यही है कि आप फिर बाकी सब छोड़ दीजिए और उसमें जुट जाइए। और आप तो करते हैं निर्देशन, तो आपको तो पता है कितना समय चाहिए इसमें, और कितने लोगों को जोड़ना, और उनके जो बेस्ट है उस वो निकालना, और कितना झंझट वाला काम है ये निर्देशन करना। लेकिन अब बस मन में ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं कभी कर पाऊंगा। नहीं, कभी ऐसा होता है ना कि निर्देशक के साथ असहमति, पॉइंट ऑफ व्यू की असहमति हो जाती है, तब होती है, ऐसे लगता है। जी होती है, नहीं होती है, लेकिन जैसे कहीं उसका रेजोल्यूशन भी होता है। मेरे जो अन्वेषक नाटक के प्रोसेस में मैं और सतीश आनंद लगातार संवाद करते रहे, बातें करते रहे, असहमतियां हुई, लेकिन उसके बाद रिजॉल्व भी किया चीजों को। कई बार कुछ उन्होंने माना, कुछ हमें लगा कि हाँ इसमें ये हो सकता है, जुड़ सकता है। कुछ चीजें मैंने जोड़ी उसमें, जो उनके प्रस्ताव थे कि अगर इसको केतकी को अगर उसको एक स्वरूप दे दिया जाए, उसको एक कवि का स्वरूप दे दिया जाए, मैंने कहा तो वो बहुत अच्छा आइडिया। तो फिर मैंने उसको, उसकी कुछ कविताएं उसके लिए लिखी, और उसको एक वो थोड़ा एक दो कुछ संवाद उसके लिए लिखे, और उसको अलग से किया। उसको एक स्वरूप मिला, व्यक्तित्व मिला, एक कवि का व्यक्तित्व मिला। तो इस तरह से लाभ भी होता है, संवाद करने से जी लाभ जी। भी होता है। अगर आप हठधर्मी हो जाएंगे और ये मान के बैठेंगे कि मैंने जो लिख दिया वो शब्द अंतिम है, निर्देशक क्या होता है वो तो टेक्निकल चीजें जानता है, उसको क्या पता, ये नजरिया ठीक नहीं है। मुझे लगता है निर्देशक भी उतना ही सृजनात्मक व्यक्ति है जितना लेखक है। वो भी जब उसका निर्देशन कर रहा होता है तो एक तरह से सृजन ही कर रहा होता है, वो दृश्यों को सृजित कर रहा है। उसके उसके दिमाग में भी दृश्य तैर रहे हैं, वो अभिनय की बारीकियों को पकड़ रहा है, कहाँ संगीत की जरूरत है, कौन से कहाँ किस प्रकाश व्यवस्था की जरूरत है, कास्ट्यूम कैसा होना चाहिए। तो सारी तो सृजनात्मक चीजें हैं। तो अगर तालमेल बने तो भला होता है, ना बने तो तब जो आप कह रहे हैं वही होता है।
लेकिन इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि जब जब भी नाटककार और निर्देशक का तादाद में हुआ है ना, तो वो नाटक अपने आप में एक उपलब्धि हुई है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल तो इस तरह की बिल्कुल। संरचना अगर हो तो हाँ मुझे लगता है कि अच्छी बात है। और बिल्कुल। हिंदी बेल्ट भाई के ये लिए तो देखिए मैं आप, मोहन राकेश हमारे पास उदाहरण है, जी और उसके बाद असगर वजाहत एक उदाहरण है जो जिस लाहौर ने देखा। मेरा सतीश का एक उदाहरण है। हम लोगों ने बहुत संवाद किया अन्वेषक को लेकर। आप देखेंगे जो मेरा पहला जो छपा है अन्वेषक, और जो दूसरा उसका संस्करण छपा है जो अभी तक छप रहा है, उसमें अंतर है। उसमें अंतर है। तो अंतर वो संवादों से आता है। लेखक को और ना किसी निर्देशक को, अगर ये मान लें, एक दूसरे की सत्ता को स्वीकार कर लें और सत्ता को स्वीकार करते हुए एक दूसरे से बात करें, चुनौती देने की मुद्रा में नहीं, सहयोग की मुद्रा में, तो लाभ होता है। बहुत रामेश्वर अच्छी प्रेम बात और कारंत के साथ काम जी किया, अच्छी आई है उसमें। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर दोनों सहयोग की भावना से जुड़े, चुनौती देने की भावना से नहीं, एक दूसरे की सहयोग की भावना से अगर नाटककार और निर्देशक दोनों का तादाद में होता है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। सर, कभी एक अंतराल के बाद, जैसे अन्वेषक नाटक ही ले लें, उसकी इतनी अच्छी प्रस्तुति हो गई, उसकी सराहना भी हो गई, एक अंतराल के बाद आप अपने पुराने नाटकों को पढ़ते हैं तो कभी लगता है कि इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश कहीं दिख रही है, या आप छोड़ देते हैं कि अब ये उस पटल पे जा चुका है, अब इसको टच करने हाँ की नहीं, अब उसको आवश्यकता नहीं? छेड़ता नहीं, मैं उसको नहीं छेड़ता। मतलब ये कि बच्चा सयाना हो गया है, अब इसको हाँ, हम दिशा निर्देश उसको नहीं दे उसको सकते। उसको नहीं छेड़ता। मैं फिर नई नई राहें और टटोलता हूँ, और नई राहों पे चल पड़ता हूँ। और क्योंकि उसका तो कोई अंत नहीं है, आप लगे रहिए। फिर कई बार बहुत ज्यादा करने से भी जो कृतियां खराब होती हैं, एक सीमा पर आकर छोड़ देना चाहिए। सर, जब से हम जैसे लोगों ने अपनी उम्र में जब से थिएटर में आंखें खोली हैं, एक ही सवाल से जूझ रहे हैं हम कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है, मौलिक नाटक नहीं है। ये कितना सच है? ये सरासर झूठ है। बहुत मौलिक नाटक हैं। अब अब आपकी पहुंच नहीं है वहां तक, बहुत प्रकाशित भी नहीं होते मौलिक नाटक, ये भी है। क्योंकि नाटकों के जो पाठक हैं थोड़े कम हैं। दर्शक तो मिल जाएगा, वो कहते हैं जो देखने की चीज है तो पढ़ेगा कौन। लेकिन पढ़े जाते हैं, नाटक भी पढ़े भी जाता है और खेला भी जाता है, तो उसके बाद वो देखा भी जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है। मैं ये साहित्य कला परिषद का जो हुआ करता था ये मोहन राकेश सम्मान, उसकी जो आती थी पांडुलिपियां आती थी, एक साल में लगभग 150 125 150 पांडुलिपियां आती थी। और सब लोग तो नहीं भेजते थे, बहुत से लोग नहीं भी भेजते थे। और अब मान लीजिए कि उन जो लोग नहीं भेजते थे उनको भी मिला दीजिए, तो कम से कम 200 पांडुलिपियां, 200 नाटक तो लिखे जाते हैं। 200 नाटक में सारे काम के ना हो, 10-20 तो होंगे। बिल्कुल। तो उन्हीं को जब सम्मानित किया जाता है तो उनका मंचन हो जाता है, और अच्छा मंचन होता है। लेकिन फिर कोई मंचन नहीं होता। तो ये एक नया नाटक उठाने का मतलब ये है, एक जोखिम। नया नाटक उठाने का मतलब है कि आपको नए सिरे से काम करना पड़ेगा। अब आपके बहुत सारे शिष्य होंगे, आपने मंचन किया, उनको आपने उनका 4 नाटक 6 नाटक मंचित किए। अब वो 4-6 की पोटली बांधकर अब चले गए, उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया। तो उन्होंने किए हुए थे, देखा हुआ था, वो 4-6 नाटक उनमें से कोई उठाने शुरू कर दिए, तो ये एक चेन बन जाती है। अपने तरीके से काम करने वाले लोग कम हैं, और जिन्होंने अपने तरीके से काम किया है वो नए नाटक उठाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं उठाते। चाहे वो खुद लिखें और चाहे वो औरों का लिखा हुआ देखें, ऐसा मौलिक नाटक है। जी ये गलत है, ये बात की मौलिक नाटक नहीं। नहीं, वो जोखम नहीं उठाना चाहते। मैं कह रहा हूँ जोखम ना भी उठाएं, मंचन कम से कम पढ़ने का तो जोखम उठाएं, पढ़ के पढ़ने, उसकी संभावनाएं तो ढूंढें।
यस यस, कम से कम इस स्तर पे तो आ जाएं। लेकिन वो भी नहीं हो पाता, लोग पढ़ने का भी जोखम नहीं उठाते। नहीं उठाते जी। वो सोचते हमने जो पढ़ लिया है उससे अच्छा क्या होगा। सर, बतौर नाटककार हिंदी रंगमंच से आपको कोई अपेक्षाएं? अपेक्षाएं एक पर्सन के रूप में, एक नाटककार बतौर के रूप नाटककार, में, बतौर या नाटककार, अलहदा होके नहीं, एक कवि होके नहीं, कहानीकार होके नहीं, उपन्यासकार होके नहीं, टीचर होके नहीं, दर्शक होके नहीं, बतौर हिंदी के एक नाटककार की अपने हिंदी रंगमंच से क्या अपेक्षा है? ये अपेक्षा है कि हिंदी के नाटककार को आप सम्मान देना शुरू कीजिए। अगर आप उसका नाटक खेल रहे हैं तो उसके नाम के साथ खेलिए, उसके नाटककार का नाम ही नहीं देते, उसको आप समुचित रॉयल्टी दीजिए। आप चाहे नहीं दे सकते, ज्यादा कम दीजिए, लेकिन दीजिए, रॉयल्टी देना शुरू कीजिए, उसकी परमिशन लीजिए। ये चीजें कम से कम करनी चाहिए। और तो और क्या अपेक्षाएं हो सकते हैं? बाकी तो जो हम लिख रहे हैं और वो छप रहा है, वो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है, वो अपनी जगह खुद बनाएगा। अगर उसमें कुछ होगा, कंटेंट होगा, कुछ बात होगी, कुछ हिम्मत होगी, कुछ क्षमता होगी, कुछ दम होगा, तो बना लेगा जगह। नहीं होगा तो नहीं बनेंगी। इतिहास में आना कोई आसान काम नहीं है। इतिहास तो बड़ों बड़ों को उठा के बाहर फेंक देता है। तो उस इतिहास में आने के लिए तो आपका लेखन ही अंततः आपको खड़ा रखेगा। आज नहीं तो कल खड़ा रखेगा, परसों खड़ा करेगा जरूर, क्योंकि वो ऐसे तो पुनरान्वेषण होते रहते हैं, जी जी आज जी, भी वो हो तो रहे हैं। जीवित, और वो बहुत जीवित सारे है। लोग जो अंधेरे में चले गए थे तो वो उजागर हो गए हैं। तो कोई ना कोई ऐसा आता है और वो शुरू हो जाता है। इसलिए वो तो मैं अपेक्षा नहीं करता, लेकिन ये अपेक्षा जरूर करता हूँ कि आप हिंदी के नाटककार को सम्मान देना शुरू करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही यही मलाल है हिंदी रंगकर्मियों से कि वो ना नाटककार का नाम देते हैं, ना उससे अनुमति लेते हैं। रॉयल्टी देना तो बहुत दूर की बात है, उससे परमिशन लेना भी गवारा नहीं करते। ये दुर्भाग्य है सर। लेकिन तमाम नाटक लिखे जा रहे हैं, ऐसे में कहानियों का भी मंचन होता है, उपन्यास भी रूपांतरित होते हैं, इन्हें क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि ये अच्छी बात है। कुछ लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन मैं नहीं। इस बहाने ही सही आप ये देखिए कि हिंदी साहित्य, हिंदी की कहानियां, हिंदी के उपन्यास कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी कितनी रीच हो रही है। और उसमें मिनिमम खर्चा है जो थिएटर करने में आता है, उससे भी कम खर्चा कहानी के मंचन में, या अगर बहुत तामझाम खड़ी ना करें तो, या उपन्यास के मंचन में आता है। और एक पुल का काम भी कर रहा है। एक रंग कर्मियों के बीच में जो साहित्य पढ़ते नहीं हैं, और लेखकों के बीच में जो रंगमंच देखते नहीं हैं, तो वो भी धीरे धीरे आना शुरू करते हैं और वो साहित्य की ओर जाना शुरू करते हैं। तो ये तालमेल बढ़ना चाहिए। मेरी नजर में तो ये एक अच्छी बात है। सर, बहुत ही सारगर्भित बातें हो रही हैं और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। सर, एक सवाल ये कि क्या नाटक लिखने के बाद, इतना समय देने के बाद, कभी कोई अफसोस, मलाल जागता है कि यार ये नाटक में मैंने फालतू इतना टाइम दे दिया, इससे अच्छा मैं उपन्यास लिख लेता, कविता नहीं लिख लेता, कहानी नहीं लिख नहीं लेता? नहीं नहीं नहीं। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि बुल्ले शाह पर आपने नाटक क्यों लिख दिया, उपन्यास लिखते बहुत दूर तक जाता। मैंने कहा ये नाटक भी बहुत दूर तक जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और मुझे जो लिखने में आनंद आता है मैं वो करता हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं। इसका यही मतलब है कि सर अब आप विशुद्ध नाटककार हो गए हैं। अब आप टेस्टेड नाटककार हो गए हैं। अब वो जो कटिया डाल के ना कि उपन्यास लिखते लिखते नाटक में भी थोड़ा सा अपना एक हाँ आधा हाँ। कदम बढ़ा देना, वो नहीं, आप पूरी तरह से लिप्त हो चुके हैं। आपको अब नाटक, हिंदी रंगमंच आपको पूर्णतः एक नाटककार के रूप में स्वीकार रहा है। ये बहुत सुखद बात है ये और आप हमें, लोगों की उदारता है, आप लोगों की उदारता है। नहीं नहीं, और आप उसको प्रूव कर रहे हैं ना सर। आप लिख रहे हैं, लगातार नाटक लिख रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है सर।
एक बेबाक टिप्पणी, क्योंकि अब समय भी हमारा होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हिंदी रंगमंच की संभावनाओं को लेकर कुछ बात आप कहें। विभांशु जी, मुझे लगता है संभावनाएं तो बहुत प्रबल हैं, क्योंकि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो बहुत आकर्षित हो रहे हैं रंग कर्म के प्रति। और एक जमाना था जब उनको बुलाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते थे, आज वो लोग पैसे दे के सीखना चाहते हैं। आज ग्रुप्स ऐसे हैं, दिल्ली में तो हैं, आपका मुझे मुंबई का पता नहीं, नहीं, हर कि जगह वही है। हाँ, वहाँ अब वो फीस लेते हैं और उनको एक्टिंग सिखाई जाती है और प्रोडक्शन करवाई जाती है। भले ही उनके मकसद अलग रहते हों कि हम एक्टिंग सीख के फिल्मों में जाएंगे, टीवी में जाएंगे, नो हार्म, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो रंग कर्म के साथ जुड़ जाते हैं। अच्छा, और ना भी जुड़े उस तरह से, लेकिन वो रंग संस्कार तो पैदा होता ही है। अगर वो टीवी में भी जाएंगे तो वहाँ के जो अभिनय का जो क्षेत्र होगा उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करेंगे। फिल्मों में जाएंगे तो वहाँ बढ़ोतरी करेंगे। अब देखिए ना, जो फिल्मों में जो सीधे लोग एक जमाने में आया करते थे, अब उनकी एक्टिंग देख लीजिए, और जो ट्रेंड होके गए हैं उनकी एक्टिंग देख लीजिए, आपको फर्क पता लग जाएगा। नाम क्या लूं, आप सब परिचित। तो इसलिए संभावनाएं तो प्रबल हैं, और लिखने की और भी काफी लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग शौक के तौर पर आ जाते हैं, वही जैसे आप कह रहे थे, लिख तो रहे हैं, उपन्यास लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, चलो एक आध नाटक भी लिख लेते हैं, तो वो नहीं। लगातार नाटक लिखना, और नाटक तो जानलेवा विधा है। अगर आपके नाटक के प्रति आना है तो फिर पूरी तरह से समर्पित होना, क्योंकि नाटक आप घर बैठकर नहीं लिख सकते। नाटक के लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मंच के पास जाना पड़ेगा, लगातार जाना पड़ेगा, तभी वो समझ विकसित होगी और तब आप अच्छे नाटक दे भी सकेंगे। तो इसलिए संभावनाएं इस अभिनय में तो बहुत प्रबल है। निर्देशक भी नए नए आ रहे हैं, और लेकिन अभी जैसे होता है ना, कोई बड़े नाम अब अभी अनुपस्थित। एक जमाने में जैसे अलका जी का नाम लेते थे, कारंत का नाम लेते थे, हबीब तनवीर का नाम लेते थे ना, श्यामानंद जालान का नाम लेते थे। अब उसके बाद चलिए आप कुछ नाम ले लीजिए, बंसी कौल का नाम ले लेंगे आप, रतन थीएम का ले लेंगे, और रैना का ले लेंगे, अंकुर का ले लेंगे, उसके बाद रुक जाते हैं ना। फिर ये समस्या, ये थोड़ी समस्या अभी। और बड़ा ऐसे नाम जो आए, इतने बड़े नाम अभी वो नहीं, लेकिन आएगा, मुझे लगता आएगा। आपसे बहुत बड़ी उम्मीदें हैं हम लोगों को। आप सर बहुत बहुत ही मतलब आपकी बातों से हम इतने आशान्वित हो रहे हैं कि आप जैसे नाटककार अगर हिंदी रंगमंच में आएंगे तो मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब हिंदी रंगमंच का स्वरूप बदलेगा, और ये नाम जो यहीं तक आके रुक गए हैं उनकी और श्रृंखला बढ़ेगी और बड़े नाम आएंगे, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद और आप जैसे लोग इस तरह से समृद्ध होकर हिंदी रंगमंच में आ रहे हैं बतौर नाटककार। तो मुझे वो दिन दिख रहा है कि नए लोग, नए निर्देशक, नए रंगकर्मी आएंगे, एक सहभागिता बढ़ेगी और हिंदी रंगमंच अपने एक अलग मुकाम पे जाएगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। सर, समय हमें अब गवारा नहीं हो रहा है कि हम आगे बढ़ें, लेकिन तमाम सवाल अधूरे रह गए। मैंने सोचा था कि आपसे बहुत सी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन बहुत बातें हुई हैं और बहुत पहलुओं पर आपने बहुत अच्छा मतलब वक्तव्य दिया है, वो उल्लेखनीय है, सुनने वालों के लिए बहुत ही मूल्यवान होंगे। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप भारतीय नाट्य अकादमी के रंगनाथ के इस मंच पर पधारे, अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर आपने हमें दिया, तो हम इसके लिए आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और भारतीय नाट्य अकादमी का भी शुक्रिया। इन्होंने मुझे याद किया आपके माध्यम से। नाट्य अकादमी के साथ मेरा पहला कार्यक्रम है, तो मुझे लगता है ये भी नाटककार के जो है सम्मान का ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सम्मान ही है सर, और आपका सम्मान बना रहेगा, क्योंकि मैंने आज बिल्कुल बगैर किसी लाग लपेट के ये बात कही, आप विशुद्ध नाटककार हैं, तो इसलिए आपको सलाम है।
आपका सम्मान रहेगा सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।